आज की कहानी, ये जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो इसलिए कि हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे केस हुए हैं जिसको सुलझाने के लिए लोग पुलिस के पास जाने की बजाय जासूस के पास पहुँचे और उन्होंने जासूस की मदद ली उस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए। ये एक मर्डर केस था जिसमें एक फैमिली जासूस की मदद लेती है और इसी वजह से मौत के करीब 8 महीने के बाद एक राज खुलता है कि वो असल में मौत हुई कैसे थी और उस मौत के लिए ज़िम्मेदार कौन था। तो ये सारी चीज़ें ये इसलिए होती हैं क्योंकि जासूस ने जो जासूसी करके अपनी सारी जानकारी इकट्ठा की उसकी वजह से सच सामने आया। कहानी यूँ है कि 26 बल्कि 27 मई 2016 दिल्ली के पास हरियाणा में एक यमुना नगर है, काफ़ी बड़ा एक वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वो पूरा कहते हैं, और यमुना नगर की आबादी भी अच्छी खासी है। यमुना नगर में एक बिजनेसमैन रहते थे जिनका नाम था योगेश बत्रा। योगेश बत्रा की पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई, करोड़पति घराने से। कॉलेज के ज़माने में इनकी मुलाकात योगेश बत्रा की दिल्ली में एक प्रियंका नाम की लड़की से होती है। दोनों में दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है। प्रियंका उस कॉलेज की मिस कॉलेज चुनी जाती हैं, खूबसूरत थीं। उसके बाद फिर दिल्ली में कॉन्टेस्ट होता है तो वो मिस दिल्ली चुनी जाती हैं अपनी खूबसूरती की वजह से। तो मिस दिल्ली चुने जाने के बाद, और चूँकि दोनों कॉलेज में साथ थे, तो इश्क को एक नया नाम मिलता है और दोनों शादी कर लेते हैं, पति पत्नी हो जाते हैं। तो अब योगेश बत्रा की पत्नी प्रियंका, योगेश बत्रा का अपना प्लाईवुड का बिज़नेस था, इसके अलावा और भी कुछ बिज़नेस, और अच्छे पैसे वाले, करोड़पति अरबपति में गिनती इनकी होती थी और अच्छी हंसी खुशी इनकी ज़िंदगी चल रही। माँ बाप साथ में थे। वक्त बीतता है, 18 साल बीत जाते हैं। इस दौरान इनके 2 बच्चे होते हैं, दोनों स्कूल जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 27 मई 2016 की सुबह अचानक प्रियंका जो है वो अपने बेडरूम से चीखते हुए बाहर आती है और रो रही है, और वो बताती है अपने जो आस पड़ोस में तो उस वक्त माँ बाप दूसरी जगह पर रह रहे थे कि योगेश को कुछ हो गया, वो उठ नहीं रहे, बेहोश है। लोग भाग के आते हैं, माँ बाप को भी खबर मिलती है, माँ बाप भी आते हैं। योगेश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन नहीं, हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता, यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ। जो वहाँ पे एक डॉक्टर थे लोकल, वो आते हैं, फिर देखते हैं, कहते हैं कि योगेश की मौत हो गई है। इसके बाद वो बातें आती हैं कि कैसे क्या। तो प्रियंका ये बताती है कि योगेश को दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। उम्र करीब 42 साल थी तब योगेश की। घर वाले आते हैं, सब रोना धोना जो होता है वो सब कुछ था, और प्रियंका की भी हालत बहुत ख़राब, पति की मौत हो गई। इसके बाद खैर जो रिश्तेदार पड़ोसी जो भी समझाते हैं, सब समझाया जाता है, और फिर 27 मई को ही योगेश बत्रा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि इस दौरान माँ बाप को यकीन नहीं था कि योगेश की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो सकती, क्योंकि योगेश बिल्कुल हट्टा कट्टा, कभी उसे कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक। हालांकि यह कि दिल का दौरा किसी को भी पड़ सकता है, लेकिन उनका ये था कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरीके से योगेश की मौत हो सकती है। तो दबी ज़ुबान में वो लोग चाहते भी थे कि पोस्टमार्टम हो जाए, लेकिन प्रियंका इसके लिए तैयार नहीं हुई, और चूँकि घर के अंदर मौत हुई थी तो लीगल कानूनी ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं, इसलिए पोस्टमार्टम की नौबत नहीं आई, परिवार की मर्ज़ी नहीं थी, और 27 तारीख को ही योगेश बत्रा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बात आई गई हो जाती है, कुछ दिन बीतता है, धीरे धीरे घर वाले नॉर्मल होते जाते हैं। लेकिन इस दौरान योगेश की माँ को लगातार सपने आ रहे थे। उन्होंने बाकायदा बताया ये कैमरे पे भी, और वो सपने में ये देखती थी कि उनके बेटे की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, वो जिससे भी बताती तो लोग यही कहते कि तुम एक माँ हो, माँ का दिल ही ऐसा होता है। लेकिन दिल का दौरा पड़ने से हुई, और उसकी पत्नी गवाह इस बात की, बट वो इस बात को लेकर मानने को तैयार नहीं थी। तो योगेश की माँ ने इन सपनों के बारे में जिक्र किया अपने पति से। योगेश के पिता की उम्र उस वक्त करीब 70 साल, माँ करीब 65 साल की थी। तो लगातार जब वो सपने का जिक्र करने लगे, और पिता को भी थोड़ा सा ये लग रहा था कि योगेश की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हो सकती, लेकिन दोनों खामोश थे। उस खामोशी की वजह ये थी कि एक तो प्रियंका से उनकी बनती नहीं थी बहुत ज़्यादा, और शादी के बाद ही कुछ वक्त बाद
प्रियंका अपने पति के साथ और बच्चों के साथ अलग रहने लगी और ये माँ बाप अलग रहने लगे। कई बार गुस्सा, लड़ाई झगड़ा जो सास बहू में, वो सारी चीज़ें थी। तो वो अपनी पत्नी की बात भी उन्होंने अनसुनी कर दी और फिर हालात से समझौता कर लिया कि हो सकता है दिल का दौरा पड़ने से ही मौत हुई है, क्योंकि उससे पहले कभी उसकी दुश्मनी, कोई ऐसी एक भी चीज़ नहीं थी जिससे शक किया जा सके कि योगेश के साथ कुछ गलत हुआ है। बस एक चीज़ छोड़कर, और वो ये कि उसको दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है जबकि वो बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा इंसान, हेल्दी। तो वो ये बातें, ये शक, ये सवाल अपने मन में ही रखते हैं, करते कुछ नहीं है। करीब महीना बीतने वाला होता है। इस महीना बीतने के दौरान अचानक योगेश के माँ बाप एक चीज़ नोटिस करते हैं कि प्रियंका के हाव भाव बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। जिस तरीके से एक पति की मौत के बाद एक उसकी विधवा को शोक में होना चाहिए, गम, अफसोस, दुख में होना चाहिए, वैसा कुछ प्रियंका को देख के नहीं लगता था। वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी फ़ौरन ही। और इसके बाद वो उसने आनंद फानंद में जो योगेश का बिज़नेस था, उस कंपनी में जाके उसने सारे, वो डायरेक्टर खुद बन गई, उसने सारे कागजी कार्रवाई भी कर ली। मतलब पति की मौत के महीने भर के अंदर जिस तेज़ी से ये सारी चीज़ें हुई, तो माँ बाप को फिर और शक होने लगा कि अभी पति की मौत को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। बिज़नेस में ज़्यादा अब ये सारे की अपने नाम पे हो, वो सारी चीज़ें कर रही है, जबकि ऐसे कोई डर की बात नहीं थी। माँ बाप बुज़ुर्ग हो चुके थे, वो उस बिज़नेस में अपना हक भी नहीं जताते, हालांकि वो बिज़नेस उनके पिता ने ही योगेश को दिया था। लेकिन ये बात उन्हें खटक रही थी, लेकिन फिर भी खामोश रहे। इस दौरान में करीब महीने भर के बाद एक और चीज़ हुई। अचानक प्रियंका ने अपने दोनों बच्चों को देहरादून के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। अब वो अभी तक यहाँ पढ़ाई कर रहा था, अब उसको देहरादून अपने से दूर, पति की मौत हो चुकी है, बच्चों को भी दूर भेज रहे हैं। ये चीज़ उनको और खटकी कि कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है। फिर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन सबूत कुछ नहीं है। पिता पुलिस के पास पहुंचते हैं। आखिर में अपनी बीवी से हार कर, बीवी लगातार कहती है उनकी कि कुछ गड़बड़ है, और योगेश सपने में आता है और मुझे दिखता है और उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो बुजुर्ग बाप 70 साल की उम्र का, वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है पहली बार हरियाणा के पुलिस के पास, और एक शिकायत देते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे की मौत हुई है और हमें ये डाउट है कि उसका कत्ल किया गया। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, चूँकि बुजुर्ग थे, और कहती है ठीक है हम जांच करेंगे। लेकिन जांच के नाम पे वो सिर्फ टालती रहती है, क्योंकि 2-3 चीज़ें शुरू हो गई थी। एक, जब पूछताछ और उन्होंने सब कुछ लिखा तो उसमें ये भी लिखा था कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, आनंद फानंद में बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो अब पुलिस, जो थोड़ी सी पुलिस की यहाँ पे हम लोगों को मेंटेलिटी भी समझनी चाहिए कि बड़े शहरों को छोड़ के छोटी जगहों पे पुलिस को ये लगता है कि यार ये कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, ये कह रहे हैं कि कत्ल हुआ है, लाश है नहीं, पोस्टमार्टम हुआ नहीं, अंतिम संस्कार हो चुका, तो अब ये साबित कैसे करेंगे। सवाल जेन्युइन है, लेकिन साबित तब भी किया जा सकता है क्योंकि पुलिस का काम ही है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन हरियाणा पुलिस ने इस केस को उतनी सीरियसली लिया नहीं, और उन्हें लगा कि एक माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप, उनको ये यकीन नहीं हो रहा कि उनके बच्चे की मौत हो गई है, इसलिए ये सिर्फ इमोशनल होकर ये रिपोर्ट लिखा रहे हैं। पुलिस ने रिपोर्ट लिख लिया, लेकिन टालती रही। 27 मई को डेथ हुई थी, जून बीत गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद जब 4 महीने हो गए और पुलिस से कोई उम्मीद नहीं रही, तो फिर माँ बाप ने एक फैसला किया। उन्होंने कहा कि हमेशा एक मन में मलाल रहेगा कि मेरे बेटे की मौत की वजह क्या थी, उसकी मौत वाकई नेचुरल थी या कत्ल था। ये बिना राज जाने हुए हम लोग अगर गुजर गए, मर गए, तो हमेशा बोझ रहेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि रास्ता क्या है। पुलिस के वो तमाम ऊपरी आला अफसरों तक भी गए थे कि शायद पुलिस मदद करे, लेकिन पुलिस रिपोर्ट लिखने के बाद उसको उसने ठंडे बस्ते में डाल रखा था और कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। इधर प्रियंका एकदम नॉर्मल लाइफ, अब 4 महीने बीत गए थे, एकदम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। 4 महीने बाद माँ बाप फैसला करते हैं कि अपने बेटे की मौत का सच जानने के लिए वो एक डिटेक्टिव को हायर करेंगे। मतलब वो जासूस के पास जाएंगे और प्राइवेट जासूस से इस केस की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उन्होंने बहुत इधर उधर पता किया और आखिरकार एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया और उसे फिर पूरी कहानी बताई कि ऐसी सारी चीज़ें हैं और अब ये सच पता करना है कि मौत हुई कैसे।
जाहिर सी बात है मामला टेढ़ा था। प्राइवेट डिटेक्टिव के पास इतने सारे अधिकार भी नहीं होते हैं कि वो सारी चीज़ें ले सके। दूसरा ये कि उसमें एक ये भी थी कि प्रियंका को इस चीज़ की भनक न लगे कि योगेश की मौत की जांच के लिए उन्होंने किसी जासूस को हायर किया, तो इसको भी राज रखना था। खैर, जासूस को हायर किया, जासूस ने अपना काम शुरू किया। उसने शुरू से आखिर तक कॉलेज से लेकर 18 साल शादी के हर चीज़ को जमा करने का काम शुरू किया। सारे दस्तावेज इकट्ठा किए, दोनों के रिश्ते, दोनों के से जो 2 बच्चे पैदा हुए उनके बारे में जानकारी, माँ बाप से सारी, योगेश और प्रियंका के दोस्तों की लिस्ट लेकर फिर उनसे अलग अलग बहाने से बातचीत, सब कुछ करने के बाद कुछ जासूस फिर प्रियंका के पीछे भी लगे कि ये कहाँ आती है, कहाँ जाती है, पहले इसका क्या रूटीन था। तो जब वो सारी चीज़ें उसके पीछे लगाई गई तो पता चला कि प्रियंका एक वहीं पे जिम है और उस जिम में वो जाती है हमेशा। जिम में जाना कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं है, लेकिन उस जासूस ने एक अजीब चीज़ पकड़ी। उसका ये था कि पति की मौत के फ़ौरन बाद, कुछ समय बाद ही, जबकि कायदे से एक पत्नी को उस वक्त शोक में होना चाहिए था, उसने जिम जाना शुरू कर दिया था। तो ये कि ये मतलब कैसे हो सकता है, हालांकि उसमें ये भी हो सकता है कि शायद अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक पत्नी जिम जा रही है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ अजीब लगी। तो उस डिटेक्टिव ने यहीं से अपने केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपने जासूस जिम में लगाए, इन दोनों के नंबर, जो योगेश के और प्रियंका के इन सारे के नंबर थे, इनको नंबर को जांचना भी शुरू किया। इसी दौरान पता चला कि उस जिम में जो प्रियंका को ट्रेन करता है, जो ट्रेनर है वहाँ का, उसके साथ प्रियंका की काफ़ी दोस्ती है जिम के अंदर। तो यहाँ पे भी कोई अजीब बात नहीं लगी कि ट्रेनर है, जिम सिखाता है, तो आदमी जब डेली जाता है तो मुलाकात, जान पहचान, बातचीत होती है, तो कोई बुरी बात नहीं है। कुछ दिन तक तो ये सारी चीज़ें जानकारी चलती रही, लेकिन एक दिन फिर एक अजीब चीज़ हुई कि वो ट्रेनर जो है प्रियंका के घर पे देखा गया। जासूस लगातार अब उस जिम के ट्रेनर को भी फॉलो कर रहा था, प्रियंका को भी फॉलो कर रहा था। तो उसने फिर देखा कि वो प्रियंका के घर पे है। तो अब एक ट्रेनर का घर आना, थोड़ा सा यहाँ पे कान खड़े हुए जासूस के। इसके बाद अब पूरा फोकस ट्रेनर के ऊपर किया गया। फिर धीरे धीरे जासूस ने अपने सारे घोड़े खोले और उसके अपने जो नेटवर्क थे, सोर्सेस थे, बाकी उसके करीब के आसपास जो लोग थे ट्रेनर के, उन सब के ज़रिए उसने कुछ फ़ोटोग्राफ्स हासिल किए। उसमें ख़ास तौर पे वो फ़ोटोग्राफ्स थे जिसमें वो ट्रेनर, जिसका नाम रोहित था, और प्रियंका बत्रा, इन दोनों के बड़े क्लोज पिक्चर, बहुत ही ख़ास अंदाज में तस्वीरें, और उन तस्वीरों को देख के बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो इस तरह की तस्वीरें उनके हाथ लगी। वो तस्वीरें साफ चुगली खा रही थीं कि प्रियंका और रोहित का रिश्ता सिर्फ एक ट्रेनर और एक जिम जाने वाली का नहीं है, बल्कि इससे आगे का है। ये सारी चीज़ें हो गई थी, इशारा हो रहा था साफ सब कुछ, लेकिन अब सवाल ये था कि सिर्फ एक रिश्ते की बुनियाद पे योगेश की मौत के लिए प्रियंका और रोहित को जिम्मेदार आप कैसे ठहरा सकते हो? ठीक है, वो दोनों प्यार करते होंगे, दोनों में रिश्ते होंगे, लेकिन उसका योगेश की मौत से क्या ताल्लुक? अब इसको जानने के लिए फिर जासूस ने, जो डिटेक्टिव था, उसने थोड़ा और काम किया। जो प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं वो ज़्यादातर उनमें से वही कामयाब होते हैं जिनके नेटवर्क बड़े अच्छे हों हर फील्ड में, चाहे पुलिस पे हो, बाकी डिपार्टमेंट से हो। तो इत्तेफाक से नसीब अच्छा था कि योगेश बत्रा के जो माँ बाप थे जिन्होंने उस जासूस को हायर किया था, उसका नेटवर्क बहुत सही था। तो जब रिश्ते इस्टेब्लिश हो गए इन दोनों के, तो अब लगा कि हाँ, इन दोनों के रिश्ते तो हैं, लेकिन योगेश की अगर मान के चलें कि कत्ल भी हुआ तो मोटिव क्या हो सकता है, और उस कत्ल में रोहित इन्वॉल्व था कि नहीं था, ये भी जानना ज़रूरी था। तब उसने, जासूस ने अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए 26 और 27 मई की रात को प्रियंका कहाँ थी और रोहित कहाँ था, इसको खंगालने का फैसला किया। और बड़ा आसान तरीका था आजकल टेक्नोलॉजी के ज़रिए कि इन दोनों के नंबर थे मोबाइल, उससे आप लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं टावर से कि किसके पास थे ये। तो जब उसने ये सारी चीज़ें और मोबाइल कंपनी के थ्रू निकाला तो पता चला कि 26-27 मई की रात करीब 11 से लेकर 2 बजे के दरमियान रोहित और प्रियंका का लोकेशन एक था। मतलब ये चीज़ साबित हो गई कि ये जहाँ भी थे दोनों साथ थे।
और वो लोकेशन जो है वो प्रियंका का घर था, और योगेश की मौत भी उसी घर में हुई थी, और योगेश की मौत उसी रात हुई थी। तो जब ये चीज़ सामने आई तो अब काफ़ी पुख्ता सबूत था। एक तस्वीरें जो इन दोनों के रिश्ते को साबित करती थी, दूसरा जिस रात मौत हुई उस रात रोहित की मौजूदगी उस घर में जिस घर में योगेश की मौत हुई। अब लेकिन सिर्फ मकसद क्या था, मोटिव। तो जाहिर सी बात है इसके लिए आपको या तो प्रियंका को आपको उठा के पूछताछ करनी पड़ेगी या रोहित को, और ये राइट यहाँ की अधिकार प्राइवेट डिटेक्टिव को नहीं होता है। ये किसी जांच एजेंसी जो सरकारी उसी को हो सकती है, यानी पुलिस को हो सकती है। तो यहाँ तक अपना काम करने के बाद डिटेक्टिव ने योगेश के पिता से को सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, वो तस्वीरें दी, उस रात के मोबाइल के लोकेशन के जो दस्तावेज थे वो दिए, और फिर उससे कहा कि ये इतना काफ़ी है इन दोनों को उठाकर पूछताछ करने के लिए, और इसके बाद पुलिस अपने अंदाज में पूछताछ करेगी तो सच सामने आ जाएगा कि मकसद क्या था और ये वाकई कातिल है कि नहीं। बुजुर्ग बाप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर अब उस पुलिस स्टेशन में नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे वो 4 महीने बल्कि ये 8वां महीना था, धक्के खा रहे थे। 4 महीने करीब जासूस ने ये पूरी जासूसी की थी। 8 महीने अब बीत गए। जनवरी 2017 आ गया, मई में 2016 में मौत हुई थी। तो 8 महीने बाद ये सारे दस्तावेज लेकर योगेश बत्रा के पिता शहर के जो बड़े पुलिस अफसर थे उनके पास जाते हैं। वो जो कंप्लेंट दी थी उन्होंने शुरू में, वो कंप्लेंट की कॉपी भी लेके जाते हैं, और ये सारी चीज़ें पुलिस अफसर के सामने रख के वो कहते हैं कि मुझे शुरू से ये डाउट है कि मेरे बेटे की मौत नेचुरल नहीं है, उसे मारा गया है, लेकिन पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, पुलिस ने मेरे कहने पे भी जांच नहीं की। तो हमने प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया, जासूस को, और उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स ये है, उसने जो जांच की ये सारी चीज़ें आती है, जिसमें एक जिम ट्रेनर का मेरी जो बहू है उसके साथ नज़दीकियाँ, रिश्ता, और सबसे बड़ी बात जिस रात मौत हुई उस रात उस घर के पास उसकी मौजूदगी उसके फ़ोन लोकेशन से पता चलती है। अब जाहिर सी बात है पुलिस इतने सारे सबूत देखकर जो भी अफसर था उसे शर्मिंदगी हुई, क्योंकि ये काम कायदे से पुलिस का था, और पुलिस के पास वो बूढ़ा बाप बहुत पहले जा चुका था मदद के लिए, लेकिन पुलिस ने कोई मदद की नहीं। तो वो अफसर सिंसियर सारे डॉक्यूमेंट्स देख के पहली नज़र में लग रहा था कि मामला गड़बड़ है। वो उन्हें वादा करते हैं कि मैं इस केस को सॉल्व करूँगा, सच होगा जो भी सामने लाऊंगा। इसके बाद इस दस्तावेज़ को पुलिस पहली नज़र में अपनी तरफ से भी कंफर्म करती है। अब पुलिस के अंदाज में तफ्तीश शुरू होती है। उस जिम के बाकी जो वर्कर थे उन लोगों से, जो पड़ोसी थे उन लोगों से पूछताछ होती है, तो पता चलता है कि हाँ, रोहित और प्रियंका अक्सर एक साथ देखे गए। ख़ासतौर पर योगेश की मौत के बाद दोनों खुलेआम घूमने लगे थे साथ। फिर एक और नई चीज़ आई सामने, एक जो सारे जब पेपर और बैंक और स्टेटमेंट और ये चेक की जाने लगी, तो पता चला कि कुछ वक्त पहले ही प्रियंका ने करीब 36 लाख रुपए की एक महंगी गाड़ी ख़रीद कर गिफ्ट दी थी रोहित को। तब एक जिम ट्रेनर को 36 लाख की गाड़ी गिफ्ट करना ये भी अपने आप में एक वो था। तो जब ये सारी चीज़ें पुलिस के हाथ लगी, इसके बाद फिर पुलिस ने फैसला किया कि रोहित को उठाकर पूछताछ करेगी। पुलिस रोहित को उठाती है, रोहित से पूछताछ करती है, अपने अंदाज में सबूत दिखाती है, और फिर रोहित को बताती है कि उस रात वो कहाँ था। वो बयान कुछ और देता है, लेकिन जब उसके मोबाइल का लोकेशन उसके सामने रखा जाता है और बताया जाता है पूरा वक्त, आखिर में रोहित टूट जाता है और फिर वो अपना जुर्म कबूल करता है। फिर वो अपनी कहानी सुनाता है। लेकिन उसके जुर्म कबूल करते ही पुलिस का अगला कदम यही था, वो सीधे पहुंचती है प्रियंका के घर, प्रियंका बत्रा को गिरफ्तार करती है, उठाकर लाती है। उसके बाद उन दोनों से कहानी सुनती है। दोनों की कहानी एक थी, और वो कहानी ये थी कि शादी के करीब 16-17 साल के बाद, 17 साल के बाद, जब 2 बच्चे थे दोनों के, सब कुछ ज़िंदगी ठीक चल रही थी। इसी दौरान प्रियंका जो है वो एक जिम ज्वाइन कर लेती है। जिम में जो उसका ट्रेनर होता है रोहित, वो उसको दिल दे बैठती है। दोनों में प्यार हो जाता है, प्यार बहुत आगे तक बढ़ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बीच का एक रास्ते का रोड़ा बन जाता है योगेश बत्रा, प्रियंका का पति। और प्रियंका का पति के रहते हुए ये दोनों कभी एक हो नहीं सकते थे, शादी कर नहीं सकते थे। बात यहाँ तक जा चुकी थी। तो फिर प्रियंका का ही ये आइडिया था कि योगेश को रास्ते से हटा दिया जाए। रोहित के साथ मिलकर ये लोग प्लान बनाते हैं। यूपी के 2 क्रिमिनल्स को ये हायर करते हैं 10 लाख रुपए की सुपारी देने के लिए। एक पत्नी अपने पति की सुपारी देती है 10 लाख रुपए में। वो दोनों क्रिमिनल आते हैं, 10 लाख रुपए लेते हैं। प्लान ये था कि रात को जब रोहित सो रहा होगा घर में, तो ये दोनों आएंगे और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन लगाने के बाद उसका गला घोंट के कत्ल करेंगे
और फिर लाश को ले जाकर यूपी में ही किसी नहर में फेंक देंगे ताकि वो लाश कभी मिले ही नहीं और योगेश की गुमशुदगी हमेशा एक राज बनी रहे। प्लान के तहत 26-27 मई 2016 की रात दोनों क्रिमिनल घर के बाहर थे। रोहित उनके साथ था, प्रियंका घर के अंदर थी। बच्चे उस घर में उस दिन थे नहीं, पहले से ही प्लान के तहत उसको भेज दिया गया था। उसके बाद प्रियंका के इशारे पे ये तीनों घर के अंदर दाखिल होते हैं, बेडरूम में जाते हैं। प्रियंका उससे पहले झांक चुकी थी कि योगेश सो चुका है और उसको नींद के आलम में बस इंजेक्शन लगाना था बेहोशी का। लेकिन जैसे ही ये कमरे के अंदर घुसते हैं तीनों, योगेश जाग जाता है और वो अजनबियों को अपने घर में देख के अचानक उठता है और ये सब घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। फिर इसी में हाथापाई होती है। उस हाथापाई में जो इंजेक्शन लेकर वो लगाना था उसकी सुई टूट जाती है और वो गिर जाता है, तो अब वो इंजेक्शन लगा नहीं सकते थे। जो गवाही है उसके हिसाब से जब ये टूट गया तो बाकी भी ये जो सुपारी किलर हैं ये भी घबराए हुए हैं, रोहित भी घबराया हुआ है। ऐसे वक्त में योगेश की अपनी बीवी कहती है उन भाड़े के कातिलों से कि सुई टूट गई, अब देख लिया, अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है, इसलिए उसको फटाफट मार डालो। 3 थे, वो 1 था, काबू पा लेते हैं और उसके बाद फिर बाकायदा उसका गला वाला दबाते हैं और कहते हैं कि खुद उसको मारने में प्रियंका भी उनके साथ उतनी ही आगे थी और जब तकिया उसके मुंह पे रखा जाता उस तकिया को दबाने वाले में भी प्रियंका शामिल थी। थोड़ी देर के बाद दम घुटने से मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब ये था कि क्या करें, लाश का क्या करें, लेकिन सारा सीन जो पहले से प्लानिंग थी वो बदल गई थी क्योंकि सुई टूट गई, बेहोशी की दवा दी नहीं जा सकी। तब उसी वक्त ख्याल आता है जिस तरीके से वो मौत हुई और फिर बेड पे उसको लिटाया, तब प्रियंका का ही ख्याल आया कि हार्ट अटैक में भी ऐसे ही आदमी लेटा लेटा सोता रहता है और मर जाता है। तब उसने कहा कि ठीक है, इसको कहीं नहर में और कहीं और फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यही कह दिया जाएगा कि दिल का दौरा पड़ा और मौत हो गई, किसी को शक नहीं होगा और इससे पहले कि पोस्टमार्टम हो अंतिम संस्कार कर देंगे। क्योंकि इतना उसे भी पता था प्रियंका को कि अगर पोस्टमार्टम हुआ तो कॉज ऑफ डेथ यानी मरने की वजह क्या थी सामने आ जाएगी, गले पे निशान, बाकी चीज़ें ये सब आ जाएंगी। तो उसने सुबह सुबह इंतज़ार किया और जैसे ही एकदम अर्ली मॉर्निंग में फिर उसने ये रोना शुरू कर दिया कि दिल का दौरा पड़ा, रात को बेचैनी थी, पसीने पसीने हो गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। घर वाले आए सब और उसके बाद उसने आनंद फानंद में पूरा सीन ऐसा क्रिएट किया कि किसी ने सोचा भी नहीं कि हॉस्पिटल भी ले जाना, क्योंकि आमतौर पर आदमी हॉस्पिटल तब ले जाता है जब उसे लगता है कि नहीं ये कुछ ज़िंदा होगा या इसमें कुछ अभी जान बाकी है या पता नहीं क्या है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी उसको वो मुर्दा करार दे चुकी है अपनी ही पत्नी सुबह से ही। तो जो भी लोग आए तो सब मान के चल रहे कि दिल के दौरा से ही मौत हुई है पड़ने से, तो हॉस्पिटल ले जाने का मतलब नहीं है। और जब हॉस्पिटल नहीं ले जाना तो फिर पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी है कि फिर पोस्टमार्टम होता है। तो पोस्टमार्टम हुआ नहीं, आनंद फानंद में अंतिम संस्कार कर दिया गया। और यही वजह है कि इसके बाद 8 महीने तक योगेश की मौत पे यही पर्दा पड़ा रहा कि उसकी मौत नेचुरल थी या फिर उसे मारा गया था। पुलिस में कंप्लेंट की थी माँ बाप ने, पुलिस ने सुनी नहीं। लेकिन अगर एक बुज़ुर्ग माँ बाप एक जासूस को हायर न करते तो शायद कभी भी ये राज सामने नहीं आता कि एक पत्नी ने ही अपने पति की सुपारी दी थी 10 लाख रुपए में, गला घोट के उसका कत्ल हुआ और फिर अंतिम संस्कार हो गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, मौत की वजह नहीं, बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं। लेकिन एक जासूस, उसके हाथ लगी कुछ तस्वीरें और उस फ़ोन का लोकेशन जिसने कत्ल वाली रात मौजूदगी दिखा दी रोहित और उन दोनों की एक जगह, जो कि होनी नहीं चाहिए थी, इसने इन चीज़ों से पर्दा उठा दिया। ये कहानी एक सबक ये भी देती है कि अगर सबूत ना भी हो और शक ही है तो कानून कहता है कि आप शक के बिना पे भी जांच कर सकते हैं। हरियाणा पुलिस अगर अपना काम ईमानदारी से करती शुरुआती दौर में ही, इनिशियल स्टेज पे, तो शायद 8 महीने का इंतज़ार न करना पड़ता और उसी वक्त ये पोल खुल सकता था। सिर्फ प्रियंका के कॉल डिटेल्स, प्रियंका और रोहित के रिलेशनशिप, क्योंकि पड़ोसी भी फिर बाद में खुल के बोलने लगे थे, तो ये सारी चीज़ें छुपती नहीं सामने आ जाती। लेकिन हरियाणा पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इस वजह से एक जासूस को बीच में आना पड़ा और उस जासूस की इस मेहनत की वजह से एक ऐसी मौत का सच सामने आया जिसे 8 महीने तक दुनिया ही समझती रही थी कि यह हार्ट अटैक है। रोहित और प्रियंका दोनों जेल में हैं, अभी मामला लोअर कोर्ट में ही है और उन बूढ़े माँ बाप का अपना जवान बेटा खो गया। वो आज भी यकीन नहीं करते हैं कि उनकी अपनी बहू उनके अपने बेटे को इस तरह मारेगी, जिसने लव मैरिज की थी, दोनों कॉलेज से दोस्त थे, एक साथ पढ़े और सब कुछ हुआ, 2 बच्चे हैं। लेकिन शादी के करीब 17 साल बाद अचानक वो बदलती है
और अपने ही सुहाग को अपने हाथ से ही उजाड़ देती है। कई बार कह चुका हूँ कि ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा जिसके साथ जुर्म ना हुआ हो। ये फिर मिसाल है एक ऐसी ही कहानी की कि यहाँ 18 साल साथ रहने के बाद भी एक पत्नी अपने पति का कैसे कत्ल करवा देती है। तो ये पूरी कहानी